नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों का पहला चरण पूरा हो गया और अब सब लोग अपना अपना गणित, अपना अपना जोड़, बाकी गुणा, हिसाब किताब लगा रहे हैं कि किसको कितने वोट पड़े हैं। वोट परसेंटेज बढ़ गया है। बिहार के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट पड़ा है, 65% चुनाव आयोग के हिसाब से। अब उसमें महिलाओं का वोट कितना ज्यादा है, इसका हिसाब लगाया जा रहा है। युवाओं ने किसको वोट दिया है, प्रशांत किशोर जी की भूमिका क्या है और कांग्रेस कितना हासिल करेगी। एनडीए अपने हिसाब से काम कर रहा है। उनको लग रहा है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है। महागठबंधन को उम्मीद है कि इस बार रोटी जो है तवे पर पलट जाएगी। इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र जो बिहार की नहीं हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, नौजवान हैं। और बिहार का चुनाव तो नौजवानों का ही चुनाव है। तेजस्वी हो, राहुल हो, चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, कांग्रेस की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। कांग्रेस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई तो हमने कहा कि राहुल जी को लेकर जिन्होंने वोट चोरी और वोट अधिकार की बात की, उस पर बात करनी चाहिए। तो आज हमारे साथ चर्चा में बेहद खास मेहमान हैं, नौजवान हैं, मेरे मित्र हैं, पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर आदिश रावल साहब। आदिश जो हैं बहुत बारीकी से राजनीति को समझते हैं और थैंक यू सर। कांग्रेस बहुत खास तौर से। तो आदिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। बिहार के चुनाव हो रहे हैं, उसमें चर्चा हो रही है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है या महागठबंधन जो है बाजी मार सकता है या सरकार बना सकता है। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि कांग्रेस का। क्या कांग्रेस 2020 की तरह से फिर से कमजोर कड़ी तो नहीं बन जाएगी तेजस्वी जी के लिए? विजय जी, सबसे पहले तो जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है मैं उसकी बात करना चाहता हूँ पहले। जी। और उसको लेके जो 65.8% का टर्न आउट हुआ है और उसको लेके बहुत चर्चा हो रही है कि ये जो टर्न आउट है वो किसके पक्ष में है। जो एनडीए है वो बोल रहा है कि ये महिलाओं का टर्न आउट है। महिला वोट ज़्यादा पड़ी हैं क्योंकि उन्होंने एक पहले से ही शराबबंदी को लेके और 2005 से नीतीश जी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से ही उनका एक टारगेट महिला वोट बैंक पे रहा है। और अब जब इस चुनाव से ठीक पहले लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए, 10-10 हज़ार रुपए, तो उसके बाद फिर एक उसमें ऐड ऑन हुआ है और एक और लाभार्थी वर्ग जो है वो क्रिएट हो गया है। हालाँकि कल्याणकारी योजनाओं में और रेवड़ियों में ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता, लेकिन चुनाव के बीच में ये सब पैसे दिए गए हैं, तो ज़ाहिर है चुनाव आयोग ने अगर सवाल खड़ा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि इसकी कानूनी वैधता पे हम चर्चा नहीं कर सकते। वो काम चुनाव आयोग का है। तो एनडीए को लग रहा है कि ये जो वोट पड़ा है महिलाओं का, इससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा और जो टर्नआउट हुआ है, यानी कि जो जो पिछले चुनाव से ज़्यादा वोट प्रतिशत पड़ा है, उससे आमतौर पर चर्चा ये होती थी कि नहीं, ये तो सरकार के खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन यहाँ एनडीए जो है उससे मुझे लगता है कि उत्साहित है। दूसरी तरफ महागठबंधन और खास तौर पर तेजस्वी यादव, उनको लग रहा है कि जिस तरीके से हमने रोजगार की गारंटी दी है और उस रोजगार की गारंटी पे युवाओं का ये वोट पड़ा है और इससे हमें फायदा होने वाला है। अब देखिए, एक बात तो साफ है कि एक ये चुनाव हो गया है रोजगार की गारंटी वर्सेस महिला और खास तौर पर लाभार्थी वर्ग। और लाभार्थी। लाभार्थी वर्ग बहुत बड़ा है विजय जी। 1.25 करोड़ से इसकी शुरुआत होती है, तो अगर मैं एक घर में एक वोट भी मान लूं, तो अगर 1.25 करोड़ वोटों से एनडीए शुरू करेगा, तो मुझे लगता है उसके बाद फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचेगी, क्योंकि पिछला चुनाव महागठबंधन 12,500 वोट के डिफरेंस से हारा था। तो अब देखिए, हाल ही में जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 11 सीटें ज्यादा आई बीजेपी की, लेकिन जो वोटों का डिफरेंस था वो 22,500 का था। तो इस तरीके से दोनों तरफ लोग उत्साहित हैं कि ये नहीं, ये वोट हमारा है, नहीं ये वोट हमारा है। लेकिन कुल मिला के मैं आपको ये कह सकता हूँ, हमने कांग्रेस पार्टी की बात की, कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है इस बार भी कमजोर कड़ी रहेगी। उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आ, आपने अपने पुराने एलआई, पुराने सहयोगी, जो आपका यूपीए के समय का सहयोगी आरजेडी, आपने उससे मोल भाव को ज्यादा ही कर लिया और उस मोल भाव में नुकसान हो गया। दरअसल हुआ क्या विजय जी कि जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा रविरु, उन्होंने ये चर्चा करी पार्टी के भीतर कि जो वोट अधिकार यात्रा हुई राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव, जो वोट अधिकार यात्रा हुई राहुल गांधी तेजस्वी यादव की, उस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने एक बात कही कि हमारे पीएम के कैंडिडेट राहुल गांधी हैं 2029 के।
तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पार्टनर होने के नाते कांग्रेस पार्टी का भी ये फर्ज बनता था कि वो उसी वक्त, यानी ये यात्रा थी, जहां तक मुझे अच्छे से याद है, अगस्त के मिड से और सितंबर फर्स्ट तक, जी सितंबर फर्स्ट को समापन पटना में हुआ था। अगर उसी वक्त कांग्रेस पार्टी भी ये कह देती कि नहीं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और विजय, जिसमें एक खास बात यह है कि जब लालू परिवार के भीतर, जहां इतना बड़ा परिवार है, इतने लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जब वहीं ये बात तय हो चुकी है कि तेजस्वी यादव ही पार्टी का चेहरा है, तो उनके अलाई को ये बात कहने में क्या हर्ज थी, जिसका जिसका टोटल स्टेक ही 20% का है। बिग तो वहां पार्टनर, जी, बिग पार्टनर तो आरजेडी है ही उसमें वैसे भी। हाँ, 80% का स्टेक है उनका। तो वहां से ये झगड़ा शुरू हुआ, और जब जब सीट बंटवारे की बात करने कांग्रेस पार्टी के नेता गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले सीएम की बात कर लेते हैं। तो वो नहीं हो पाई, और इस बीच में सीट बंटवारा हो गया। अब आपको 61 सीटें दे दी गई, उसमें से 8 या 9 सीटों पे फ्रेंडली फाइट है, और 4 सीटें उनमें से भी खराब सीट दी गई, जहां इनका कभी कोई उम्मीदवार जीता ही नहीं है, और जो 3 और कांग्रेस के हिस्से की बेहतर सीट थी, वो आरजेडी ने अपने पास रख ली। उसके बाद दबाव बना, और तेजस्वी ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के प्रभारी से बात नहीं करेंगे, और फिर एंट्री होती है अशोक गहलोत साहब की, एक सीनियर आदमी, पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के चीफ मिनिस्टर। उनको वेणुगोपाल ने कहा कि आप जाइए और चर्चा कीजिए। चर्चा की, तो चर्चा में था कि ठीक है, इस बात पे तो हम सहमत हैं कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। तो जब आपने ये सब कुछ गवा के आप माने हो, तो क्या फायदा हुआ? आपने हासिल क्या किया? राजनीति में हर बात का एक मकसद होता है, और हर स्टेप का, हर रणनीति के पीछे कुछ ना कुछ आप हासिल करना चाहते हो। यहाँ आपने सीट भी गवाई, फिर आप मुख्यमंत्री पद के लिए भी मान गए, और आपने मुकेश सहनी को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला, खराब सीटें मिली। और तेजस्वी यादव ने फ्रेंडली सीटों पे जो फाइट चल रही थी, जो जिन 8 सीटों पे, 9 सीटों पे, उनसे भी कैंडिडेट्स को विड्रॉ करने से मना कर दिया, और आपको मानना पड़ा। ये थी स्ट्रैटेजिक फेलियर ऑफ द कांग्रेस पार्टी बाय जो इनके प्रभारी हैं कृष्णा लवेरू, और जो सीनियर रणनीतिकार हैं वो। एक और बात विजय जी, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने और खड़गे साहब ने पटना में मैनिफेस्टो लॉन्च किया, ईबीसी मैनिफेस्टो। और राहुल गांधी, आपने देखा, कई सालों से एक सेंसस की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ ईबीसी की बात करी। और जब जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी का जो नारा है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, जब उसकी बारी आई, तो आपने ईबीसी को 6 टिकट दिए, और वो टिकट भी वो दिए जहां कांग्रेस पार्टी कभी जीती ही नहीं है, यानी सिर्फ नाम के लिए आपने टिकट दे दिया। और सामाजिक न्याय, जिसे मैं कहता हूं सामाजिक न्याय, जिसे राहुल गांधी भी कहते हैं, वो नहीं हो पाया टिकट वितरण में, क्योंकि जो टिकट बंटवारे में लोग बैठे हुए थे राहुल गांधी के जिनको जो सिपह सलार हैं, उनको इस बात का ध्यान ही नहीं आया कि हमारे नेता जो है सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और हम भी सामाजिक न्याय इन टिकटों में करें। तो एक स्ट्रैटेजी वहां फेल हुई है। सर मैं ये समझना चाहता हूँ, ये बात तो बहुत है, लेकिन आदेश जी से मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये हुआ क्यों। एक तो ये समझाइए कि पहले क्या जो वो वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा राहुल जी ने निकाली, क्या तेजस्वी जी उससे सहमत थे? पहली बात, हम्म। हम्म। क्योंकि वो उसको उस समय तो वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर अपनी वोट अधिकार यात्रा निकाली, मतलब बिहार अधिकार यात्रा निकाली, तो उससे लगा कि तेजस्वी जी इससे सहमत नहीं। और एक सभा में उन्होंने कहा भी था कि रोजगार और इसकी बात करें। लेकिन उससे पहले मैं ये कृष्णा अलावरू साहब की बात आपसे समझना चाहता हूँ कि कृष्णा अलावरू साहब की एंट्री कैसे हुई, बिहार के प्रभारी बने, उनको सारी जिम्मेदारी दी गई, और फिर बीच में तो उनको वहां से प्रभारी, जो उनका दूसरा जो पद था, वहां से विड्रॉ भी कर लिया गया। तो इस सब का क्या मायने क्या है, पहले तो ये समझाइए, फिर हम राहुल जी पर भी आएंगे। देखिए, इसके मायने ये हैं, राहुल गांधी को लगता है कि जो जिन लोगों पे मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। उनमें से एक कृष्णा भी हैं। और इस बार क्या हुआ है, इस बार आपने देखा कि मीनाक्षी नटराजन, कृष्णा लवेरू, गिरीश चोडंकर, और अजय कुमार लल्लू, कई सारे नए चेहरे आए हैं। और ये सब ना एक कांग्रेस पार्टी के भीतर एक संगठन है, जिसको कहते हैं जय जगत, जिसको सचिन राव हेड करते हैं। और ये सब उस समूह से संबंधित हैं, छोड़ के अजय कुमार लल्लू साहब को। तो इनका इनका जो कंट्रोल है पार्टी के भीतर, वो काफी बढ़ रहा है, और राहुल गांधी इनकी बात बहुत सुनते हैं। तो यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे कृष्णा,
उनको उनको प्रमोट करके बिहार का इंचार्ज बना दिया गया, जबकि सबको पता है कि बिहार बड़ा खाटी प्रदेश है और वहाँ एक सीज़न्ड पॉलिटिशियन की आवश्यकता होती है। तो किसी बेहतर और एक्सपीरियंस नेता को वहाँ का प्रभारी बनाना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी की एक आदत है कि उनको लगता है कि नहीं, मैं ना अपॉइंटमेंट्स में इंटरवीन नहीं करूँगा, मैं सीट शेयरिंग की बात नहीं करूँगा, मैं टिकट बँटवारे की बात नहीं करूँगा। तो एक राजनीतिक रूप से फिर आप करेंगे क्या? आप अगर आप पार्टी के मुखिया हैं, आप कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, आप फिलहाल ड्राइविंग सीट पे नहीं हैं, आप बैक सीट से गाड़ी चला रहे हो बैठ के, लेकिन बावजूद उसके ज़िम्मेदारी, हार भी आपकी होगी और जीत भी आपकी होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि खड़गे साहब चुनाव हार गए। सब ये कहेंगे कि जो हार हुई है वो राहुल गांधी की हुई है, क्योंकि उस तरफ भी यानी जहाँ सत्ता पक्ष में भी कोई ये नहीं कहता नड्डा साहब जीते हैं, नड्डा साहब हारे हैं। सब यही मोदी कहते हैं कि मोदी जी जीते हैं और मोदी जी हारे हैं। ठीक है ना? क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति उस तरफ है और एक ही व्यक्ति इस तरफ है। कोई ये कहे कि नहीं, बड़ा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव चल रहा है या पार्टियाँ चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र कहीं भी नहीं है। तो इस बात को लेके ये पूरा चलता गया कि चलता गया। लेकिन राहुल गांधी ने जो कृष्णा अलवेरो को मौका दिया, उनको ये लगा कि मैं स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग करूँगा आरजेडी के साथ में। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग में ये खुद से ही ये भूल गए कि तुमने क्या-क्या खो दिया। इन्होंने प्रभारी बनते ही सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया और एक राजेश राम को, एक दलित चेहरे को लेके आए। और इन्होंने लॉजिक ये दिए कि देखिए हमें दलित की आवश्यकता है और दलितों की हम बात कर रहे हैं, तो मैं इनको लेके आया हूँ। उसके पीछे कारण ये नहीं था, उसके पीछे कारण ये था कि नए प्रभारी को एक डमी अध्यक्ष चाहिए था। गमी अध्यक्ष अखिलेश ये था। प्रसाद सिंह तो अखिलेश पावरफुल लीडर्स से। हाँ, अखिलेश तो पावरफुल व्यक्ति हैं, ऊपर से भूमिहार हैं, ठीक है? और संसाधनों से भी सशक्त हैं, तो वो तो अपने हिसाब से चलाते और राज्यसभा के सदस्य हैं और सभी पार्टी में उनके संबंध भी हैं। तो लालू पहले जी से भी बनते ही अच्छे संबंध बताए जाते हैं उनके। हाँ जी, लालू जी से भी बड़े अच्छे संबंध बताए जाते हैं उनके। सबसे, नीतीश कुमार से भी, लालू से भी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो शक्तिशाली लोग हैं, उनसे भी अच्छे संबंध हैं उनके और उनको टिकटें भी काफ़ी मिली हैं बावजूद इसके। तो जी। एक एक कमज़ोर अध्यक्ष को लाने इसलिए लाया गया ताकि प्रभारी चाहता था कि मैं अपने हिसाब से स्टेट को चलाऊँ और टिकटें मैं अपने हिसाब से ही बाँटूँ। तो उस वो झगड़ा वहाँ से शुरू होता-होता और आरजेडी के दरबार तक पहुँचा और आप देखिए कि आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, आपको सीटें अच्छी नहीं मिली, आपको डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला, आपको अपनी फुर्जियत करानी पड़ी। जब ईबीसी का मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था, आप कहीं थे ही नहीं। जब आखिर में जिस दिन ये घोषणा हुई कि हाँ, हमारे सीएम के फेस तेजस्वी यादव होंगे, उस मंच पे प्रभारी को एक कोने में बिठा दिया गया। उसके बाद जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप वहाँ कहीं होते ही नहीं हो। तो दूसरा, आप लोगों से मिलते नहीं हो। बिहार जैसे राजनीतिक प्रदेश में जहाँ हर चौराहे पे राजनीति की राजनीति। बातें होती हैं, आप किसी से मिलते नहीं हो। तो ऐसे नहीं राजनीति होती है। लेकिन ठीक है, ये इनको तय करना है जो राजनीति कर रहे हैं, जो पॉल हम लोगों का काम है विजय जी कि हम इन पे चर्चा करें, एक टॉकिंग पॉइंट दें, बताएँ कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन जिनको पार्टी चलानी है अपना फैसला वो करेंगे। तो नहीं, लेकिन आप कुल मिला के मुझे लगता है कि एक सीज़न्ड चुनाव लड़े हुए व्यक्ति को ही वहाँ भेजना चाहिए था, जिसको ये पता हो कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, चुनाव में हार-जीत कैसे होती है, जातिगत समीकरण क्या होते हैं, ठीक है? और ज़मीन का नेता क्या होता है, कार्यकर्ता क्या होता है, वो मुझे लगता है उसका अभाव था। और कहाँ फ्लेक्सिबल होना है, कहाँ स्टैंड लेना है, ये भी एक सीजन लीडर समझता है, जैसे अशोक गहलोत जैसे लोगों का आपने जिक्र किया। या तभी तो भेजा गया। हाँ, कि भाई कब ये नहीं होता कि हमेशा ही फ्लेक्सिबल होना, ना कि ये होता है कि हमेशा स्टैंड लेना है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी जी की भूमिका क्या है। अक्सर ये चर्चा होती है और हुँ, हम लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जैसे उधर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो राउंड द क्लॉक पॉलिटिशियन है और वो एक-एक सीट पर यदि कोई दूसरा भी देख रहा है तो वो उस सीट के प्लस माइनस स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखते हैं, कुछ बातें करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जरूरत है, क्या नहीं करते। उधर राहुल जी यात्रा खत्म करते हैं, फिर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो 1 डेढ़ महीने करीब-करीब 60 दिन 58 दिन वो बिहार आए ही नहीं है। ठीक है। फिर नेता यदि आप बिहार देख रहे हैं तो हर सीट पर आपको भी तो जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और मुझे ये समझाइए कि आप यंगर पार्टनर या स्मॉल पार्टनर होने के बाद भी आपको क्या आपत्ति थी तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करने से, चेहरा घोषित करने से? कौन इसका मतलब बैरियर कौन है?
क्या राहुल गांधी जी नहीं, खुद कोई हैं? आपत्ति नहीं थी। मैंने कहा ना आपको, जब जब वो यात्रा हुई, वोट अधिकार यात्रा, उसमें ही घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी की एक आदत है कि जो मेरे प्रभारी हैं, जिनको स्टेट चलाना है, कि उन्हीं का जो फाइनल मैंडेट है, मैं वही मैं मानूँगा, मैं उनकी बात को ओवररूल नहीं करूँगा। इसी तरीके से प्रभारी ने जब ये कहा कि मुझे स्टेट प्रेज़िडेंट चेंज करना है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उनकी बात मानी और अखिलेश जी को हटा दिया गया और राजेश राम जी को अध्यक्ष बना दिया गया। इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग बार्गेन करना है लालू जी के साथ में, उनकी पार्टी के साथ में, और हमें इनको अभी सीएम घोषित नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने उनकी बात मानी। लेकिन हुआ क्या कि क्या होता है ना, जब आप पार्टी आप चलाते हैं, तो वो उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ, उसकी विफलताएँ, उसकी सफलताएँ सब आपकी होती हैं। तो वो उन प्रभारी के ऊपर नहीं गई वो चीज़। वो राहुल गांधी के दरबार में आके वो चीज़ टिकी और उसके बाद फिर आपको ये फैसला करना पड़ा कि मैं अशोक गहलोत को वहाँ पे भेजता हूँ, क्योंकि वो एक सीज़न्ड पॉलिटिशियन है, तब जाके। और उनको भी कई घंटे लगे मनाने में, लालू जी को और तेजस्वी यादव को। बहुत ऐसा लंबा नहीं कि एक वो बैठे और मान ही गए, एक रात कई पहले भी घंटे वो। बैठना। हाँ, हाँ। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा आपका सवाल था कि राहुल गांधी विदेश चले गए थे। राहुल गांधी को लगा कि मैंने अपना काम वोट की। चोरी की जो बात है वो मैंने पूरी कर दी है। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो मधेपुरा की, कर्नाटका की सीट के ऊपर थी। इसमें 1 लाख आगे। ढाई हज़ार वोट, मधेपुरा, जिसमें 1 लाख ढाई हज़ार वोट चोरी होने के प्रमाण दिए गए थे। तो फिर उन्होंने कहा था कि जिस दिन समापन हुआ था और उससे पहले भी पटना में, कि मैं हाइड्रोजन बम लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं और तथ्य और सबूत दूँगा, जो अभी आया है। आपने देखा 2 दिन पहले हरियाणा के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये बताया गया कि वहाँ पे भी लगभग 25 लाख बोगस वोट हैं और किस तरीके से ब्राज़ीलियन मॉडल का फ़ोटो इस्तेमाल करके वहाँ पे भी धांधली हुई है। 5,91,000 जो है वो डुप्लीकेट वोट्स हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि आप 22,000 साढ़े 22,000 वोट से आप पूरा चुनाव हार गए। देखिए, वोट चोरी जो है ना विजय जी, की ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है। परसेप्शन ये कि जनता के आशीर्वाद से या जनता के समर्थन से ये लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं, और ये लोग चुनाव जीत रहे हैं धांधली करके, वोट चोरी करके। राहुल गांधी इस वक़्त वो वाली राजनीति कर रहे हैं। क्या आपको लग दूसरा रहा है मुझे लगता है कि, सॉरी? ये सवाल जी। इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटक का जिक्र उन्होंने कर दिया, महाराष्ट्र का किया, फिर हरियाणा का। क्या आपको लग रहा है कि वोट पर ये जो वोट चोरी का परसेप्शन है जनता तक गया है, नीचे तक? नहीं, विजय जी, मैं इसका आधार चुनाव का हार-जीत नहीं मानता। मैं इसका आधार ये मानता हूँ कि अगर 10 लोगों में से एक व्यक्ति के मन में भी शंका पैदा होती है कि यार, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वोट चोरी हो सकती है? क्या मैं जिस मैं पार्टी को वोट देना चाहता हूँ वो वहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर ये एक सफल कार्यक्रम है इन लोगों का। क्योंकि क्या है, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो चुनाव आयोग को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी कानूनी रूप से हो सकती है। लेकिन अगर राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो जो बार-बार समूचा विपक्ष इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि आप हमें डिजिटल डाटा दे दीजिए, आप हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, हम सब कुछ साफ कर देंगे। लेकिन जब चुनाव आयोग डिजिटल डाटा नहीं देता है ना, तो तब मन में शंका पैदा होती है कि भई इनके पास छुपाने के लिए क्या है? अगर आप इतने साफ हैं, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी झूठे हैं, तो आपको तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, डेफेमेशन करना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, और मतलब आप उनको बेनकाब करिए ना। लेकिन अगर आपके पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो झूठ बोल रहा है, तो फिर आपको ये कहना चाहिए ठीक है, हम देश के सामने ये डिजिटल डाटा रखते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है विजय जी कि देश के जो संसाधन है ना, जो ये ऐसे संस्था हैं, जो चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके इनके इन इंस्टीट्यूशंस के भरोसे ही इस देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। जनता को भरोसा है, अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत होगा, तो उसको इस बात का भरोसा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, मुझे न्याय मिलेगा। इस देश के लोगों को ये भरोसा है कि चुनाव आयोग है, तो हमारा वोट सुरक्षित है। इस देश के लोगों को ये भरोसा है कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊँगा, तो मुझे न्याय मिलेगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यही इस लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि तुम आपके ऊपर एक राज्य में नहीं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में इतने सारे सबूत आपको लेके इकट्ठे हो रहे हैं, और जबकि इन लोगों के पास डिजिटल डाटा नहीं है, फिजिकल डाटा से जहाँ तक मुझे याद है, कर्नाटका की पहली कॉन्फ्रेंस पहली पीसी में 6 महीने का समय लगा था उस डाटा को एग्जामाइन करने में और उसको समझने में, इसमें कहाँ-कहाँ खामियाँ हैं। 2 महीने लगे हैं हरियाणा की इन 7 सीटों का डाटा इकट्ठा करने में, क्योंकि लाखों पेज होते हैं, उनमें से फिर कमियाँ निकालना, फिर उसमें फ़ोटो साफ दिखाई नहीं देती है। तो मेरा ऐसा मानना है इसमें विजय जी कि ये परसेप्शन की लड़ाई है, जो राहुल गांधी
वोट चोरी के जरिए लड़ रहे हैं, और इससे किसी राज्य की हार जीत को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लड़ाई सर्वाइवल की भी है। नहीं, ठीक है। अब इसको मैं दूसरा थोड़ा, मैं इसके उस पर नहीं जा रहा कि ये गलत है, गलत सही तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि आप भी सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, यदि आपको इतना ही लग रहा है चुनाव आयोग नहीं सुन रहा, तो वो एक तर्क वो देते हैं कि तेलंगाना में आप सरकार बनाते हैं, हिमाचल में बनाते हैं, कर्नाटक में बनाते हैं, पंजाब में बनाते हैं, तमिलनाडु में बनाते हैं, पश्चिम बंगाल में बनाते हैं, तो वहां तो सही चुनाव हो रहा है ना। और पिछले चुनाव की स्ट्राइक रेट देखें तो कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है, 52 से 99 पे पहुंच गए, तो फिर क्या वोट चोरी। ठीक है, मैं मुद्दा वो नहीं कर रहा, मैं आपसे पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। चुनाव हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तो कोई राजनीति नहीं ना। बीजेपी का पूरा फोकस ये है कि चुनाव जीतना सबसे जरूरी है। अब जिस दिन वोटिंग होनी है बिहार की, उससे एक दिन पहले आप हरियाणा की वोट चोरी दिखा रहे हैं, ये इससे कौन सा फोकस आप तय कर पा रहे। मैं आपसे, क्योंकि आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, पॉलिटिक्स को, कांग्रेस को समझते हैं, क्या ये पॉलिटिकली, मैं गलत सही पे नहीं जा रहा, पॉलिटिकली बेनिफिशियल है ये कदम? जिस दिन आपको बिहार की लड़ाई लड़नी है, आप हरियाणा, हो सकता है मैं उसमें गलत सही पे नहीं जा रहा, फिर से मैं कह रहा हूँ राहुल जी सही होंगे और वो मुद्दा भी सही हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का फायदा किस में है? आप मत जाइए, आप पढ़ते रहिए सारी 6 महीने वोट, वो एक एक पन्ने को पढ़ते रहिए। जब वो पन्ना पढ़ रहे हैं बिहार के वोटर्स का, बिहार के जातियों का, बिहार के नेताओं का, बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरी तरफ, और आप अभी दूसरी लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो जो लड़ाई जहां लड़ी जानी है जिस समय, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, अगर मैं इसको राजनीतिक रूप से डिकोड करूँ, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तय करती हैं कि उन्हें क्या, उनके हिसाब से क्या उनको करना चाहिए। लेकिन जब मैंने इसको पॉलिटिकली डिकोड करने की कोशिश की, तो मुझे 2 बातें लगी। पहली बात मुझे ये लगी कि राहुल गांधी जो हैं, वो कहीं न कहीं चुनाव आयोग के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो-जो इन बाकी राज्यों में खामियाँ आपकी तरफ से हुई है, वो कम से कम बिहार में ना हो। और ये 5 तरीके हैं, जिन जिन 5 तरीकों से वोट में जो है वो गड़बड़ी हो रही है, जिसमें ब्लर फ़ोटो होता है, जिसमें डुप्लिकेट एड्रेस है, एक एक एड्रेस पे 100-100 लोगों का नाम पता रजिस्टर्ड होता है, इनवैलिड एड्रेसेस होते हैं, ठीक है? वो जो 5 तरीके जो कर्नाटका की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हरियाणा तक में आए हैं, वो सेम ही हैं कि इन्हीं 5 तरीकों से जो है वोट वोट चोरी हो रही है। तो एक तो ये है कि वो ये बताना चाहते थे चुनाव आयोग को कि ये गलती बिहार में करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे ट्रैप कर लिया या ट्रेस कर लिया, हमने आपकी काम करने के तरीके को समझ लिया। और दूसरा, वो अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना चाहते थे कि देखिए ये वो 5 तरीके हैं जिस हिसाब से वोट जो है वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, और जिसमें ये मैं आपको सबूत के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये मुझे 2 बातें समझ में आई इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद, कि टाइमिंग की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि क्यों पहले चरण के मतदान से ठीक 1 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये 2 बातें मुझे समझ में आई। इसके इसके अलावा जो आपका सवाल था कि भाई अ, कैसे होगा, मतलब किस तरीके से ये किया जा रहा है, बिहार पे फ़ोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है विजय जी, कि एक बहुत बड़ा गैप है इस बार महागठबंधन के बीच में। स्टार्टिंग में मुझे लगता है 2 या 3 रैली हुई जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इकट्ठी की। उसके बाद से आप देखिए कि वो चीज़ सामने नहीं आ रही है, जो एक होता है ना कि भई एक आप दिखाएँ इकट्ठा कि हम तीनों इकट्ठे हैं। इधर एक तरफ मुकेश सहनी है, एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वो चीज़ मिसिंग है। और इसमें एक चीज़ मैंने और भी देखी कि जहाँ-जहाँ तेजस्वी यादव ने को ये कहा गया कि भैया हमारे यहाँ भी कैंपेन कर दीजिए, तो वहाँ थोड़ा-सा कोऑपरेट नहीं हो पाया, और वहाँ वो नहीं पहुँचे या नहीं पहुँच पाए, जो भी राजनीतिक मजबूरियाँ रही होंगी। तो इस बार जो है ना, कोऑर्डिनेशन की कमी है, समन्वय नहीं है दोनों के बीच में, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में। तो ये एक सबसे बड़ी विफलता मुझे लगती है। नहीं, तो अब ये जो आपने बात की, बहुत ठीक तरीके से आपने उसको असेस किया है। तो चुनाव से पहले, क्या इसको मैं मोटे तरीके से समझूं, तेजस्वी और राहुल जी या कांग्रेस और आरजेडी के बीच में दोस्ती चुनाव से पहले ही टूट गई है? क्योंकि 2 बातें नहीं, समझ, टूटी एक और टूटी एक, जी आप बोलिएगा, एक मैं विजय जी, मेरा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं ना भूल जाता हूँ, मुझसे ना छोटे-छोटे सवाल पूछ लिया करो। जी ठीक है। 2 इकट्ठे पूछते हो ना, मैं भूल जाता हूँ पहले वाला। चलिए आप बोलिए। हाँ, आप बताइए ना सवाल, आप अब ज़रा रिपीट कर दीजिए, मैं वही प्लीज़। कह रहा था कि राहुल जी तेजस्वी के साथ जो दोस्ती
ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही थी, वो क्यों नहीं बढ़ पाई? इस दोस्ती की कारण भी मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? अगर अगर आप मुझसे दोनों की दोस्ती के बीच की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल दोनों की दोस्ती बहुत बढ़िया है। लेकिन जब मुझसे हाँ, मैं उसी पॉलिटिकल पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं जी पॉलिटिकल पे आ रहा हूँ। और जब आप मुझसे कांग्रेस और आरजेडी की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि नहीं, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है। तेजस्वी यादव अगर राहुल गांधी को ये मैसेज कर दें कि मैं दिल्ली में हूँ और लंच करना है, तो विद इन अ सेकेंड रिस्पॉन्ड आएगा कि चलिए आज वहाँ उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, वो लेके जाएंगे। अगर तेजस्वी यादव ये मैसेज कर दें कि शीट शेयरिंग ठीक से नहीं हो रही है, तो राहुल गांधी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो दूसरा, जगह किसकी है? ठीक है, नहीं मैंने कहा ना कि दोस्ती में दिक्कत नहीं है, राजनीतिक दोस्ती में दिक्कत है। सर और दूसरा, दंगा आप एक चीज और देखिए विजय जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन फैमिली, आदित्य ठाकरे, अभिषेक बनर्जी, आप देखिए एक पूरा यंग लॉट है रीजनल पार्टीज का पूरा का पूरा। और अब जब राहुल गांधी ने इस बार डिनर दिया था एज ए एलओपी, जो फर्स्ट डिनर था उनका, जी उसमें इन सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से फोन किया, अपने फोन से फोन करके आमंत्रित किया। और इवन जब आदित्य ठाकरे से बात कर रहे थे तो कहा कि मैं मुझे इनवाइट करना है मिसेस ठाकरे को भी, आप मेरी उनसे बात कराइए। तो उनको भी फोन स्पेशली इनवाइट किया। और जब वो डिनर में आए तो रश्मि ठाकरे जी ने कहा कि देखिए आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गई। तो व्यक्तिगत रूप से जब करते हैं तो ऐसे करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक क्राइसिस की बात आती है तो फिर वहां घुसना पड़ता है प्रियंका गांधी को। वो उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। उनको लगता है कि मुझे सिर्फ देश की, संविधान की, गरीबी की, दलित की, पिछड़ों की, इनकी बात करनी है, अडानी की, अंबानी की। लेकिन जब पार्टी का और फैमिली का क्राइसिस आता है तो उसको मैनेज करने के लिए फिर प्रियंका गांधी को एंटर होना पड़ता है। अगर अगर राहुल गांधी का डिनर भी है एज ए एलओपी, तो उसको भी फिर प्रियंका गांधी ही देखेंगी पीछे से कि कौन सी टेबल कहाँ लगेगी, मेन्यू में क्या क्या होगा, वेज में क्या होगा, सूप में क्या होगा, जूस में क्या होगा, और कौन कहाँ बैठेगा। तो ये सब एक परिवार में मुझे लगता है कि चीजों में क्लैरिटी है कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है। नहीं, परिवार में क्लैरिटी होने से कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है वो कि प्रियंका जी लेकिन जो लेकिन कर फिर वही कि चुनाव में वही कि जो जीता वही सिकंदर। फाइनली आप राजनीति में हैं तो आपको चुनाव जीतना पड़ेगा। जी अगर आप इसी केंद्र में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप कम से कम राज्यों में आइए। उसके लिए स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। विजय जी, एक प्रॉब्लम और बताता हूँ आपको, बहुत बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है ये। जब आप युद्ध लड़ते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है कि आपने दुश्मन पे हमला किया और अगर आप टारगेट नहीं मार पा रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। आपको याद है अभी ऑपरेशन सिंदूर में मई में जब डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग के 2 दिन तो हम समझ ही नहीं पाए और हाँ, हम लोगों को 2 दिन बाद स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी चेंज और करनी फिर पड़ी। हमने हिट किया। कांग्रेस पार्टी में क्या है, 20 साल से सेम स्ट्रैटेजी चल रही है। 18 साल से तो मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि इनकी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती। स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि भाई आप टारगेट नहीं मार पा रहे हो तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है और फिर से आपको कोशिश करनी है। लेकिन 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सेम स्ट्रैटेजी है। जी ये लोग स्ट्रैटेजी चेंज करना नहीं चाहते। आपको उदाहरण देता हूँ एक। 2022 में उदयपुर में एक चिंतन शिविर हुआ। वहां पे हम्म, संकल्प लिए गए कि हम ये संकल्प लेते हैं, मैं वही था। तो वहां एक संकल्प और लिया गया कि हमें बीजेपी की तर्ज पे एक इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाना है जो बीजेपी के तहत सिर्फ चुनाव लड़ने का काम करेगा। लोकसभा चुनाव चला गया, 2025 चल रहा है, खत्म होने वाला है, आज तक एक डिपार्टमेंट नहीं बना इन लोगों से। तो फिर स्ट्रेटेजी क्या बनेगी उस पर? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के बारे में, वो जो कि हमारे राज्य से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ रोडवेज की बस के पीछे लिखा होता है या तो यूं ही चाल लेगी। और ये बिल्कुल सटीक बैठता है विजय जी कांग्रेस पार्टी के बारे में। यहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हार से, जीत से, टिकट के बंटवारे से। एक उदाहरण और सुनिए। बिहार को लेकर सीईसी की मीटिंग चल रही थी, सोनिया गांधी भी थी, खड़गे साहब भी थे, राहुल गांधी भी थे। एक सीट ऐसी आई कि उस सीट पे एक ऐसे व्यक्ति का सिंगल नाम आ गया जो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं। वाह, सोचिए आप, कोई कोई लल्लू लल्लू या लल्लू मुखिया थे कोई, जो ठीक ठाक बाहुबली थे, इसके ही नहीं है। और वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे। उनका सिंगल नाम आ गया। सोनिया गांधी को इंटरव्यू करना पड़ा कि हमारी पार्टी में नहीं है।
और किसी को पता ही नहीं। सोचो आपकी सोनिया गांधी को 4-5 सीटों पे इंटरव्यू करना पड़ा, उनको ये पता है कि ये लोग यहाँ पे हैं, ये हमारे लोग हैं, ये पुराने लोग हैं, ये हमारे नहीं हैं। लेकिन जो जो नए लोग पार्टी चला रहे हैं उनको नहीं पता। यही मैं समझना चाहता हूँ ना, क्योंकि ये अमित शाह जी से आप पूछें तो अमित शाह जी एक एक सीट पर एक एक कैंडिडेट बदले, उनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल काम है। आप मानेंगे कि वो, क्योंकि वो सारे, जरूरी नहीं कि वो सबको पता करते, लेकिन वो जो भी रास्ते होते हैं उनको वो उस बारे में जानकारी करते। बस मैं आपने ना, आपसे आपने जो ये बात कही है ना, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पूरे चर्चा की ये, कि उनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल काम है। जिस दिन ये बात कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप समझ लेगी कि, या इसको अपना लेगी कि हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, उस दिन इन्हें चुनाव कोई नहीं हरा सकता। या मुझसे लिख के ले लीजिए। जी इनके अंदर ये हौसला ही नहीं है कि कोई हमें बेवकूफ बना सकता है क्या? बोलो बना लेगा, अपना क्या फर्क पड़ता है? हमारे क्या फर्क पड़ता क्योंकि क्योंकि क्या है ना, जब राजनीति में आपका इकबाल कम हो जाए, आपका डर ना रहे, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अरे आपके पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके पास है जो है पाने के लिए। पाने के लिए। बावजूद उसके आप इतने डरे हुए हो कि आपका इकबाल आपसे बहुत दूर चला गया है। आप समझ नहीं पा रहे हो। हर व्यक्ति आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो ये आप ये कह समस्या है असली रहे की। हैं राहुल जी का इकबाल खत्म हो रहा पार्टी में? खत्म नहीं हो रहा, लेकिन जब आपने कहा ना कि कोई अगर ये कोशिश कर ले कि मैं अपने नेता को बेवकूफ बना सकता हूँ, तो वो वही बात है। तो फिर बचा क्या? बचा। सर आप कुरुक्षेत्र से आते हैं, मतलब कुरुक्षेत्र की भूमि से आते हैं, हरियाणा से हाँ, मैं आप। हरियाणा से आता हूँ सर, कुछ भूमि से आता हूँ। कुरुक्षेत्र का संदेश क्या है? कुरुक्षेत्र में सारे धर्म युद्ध, भले ही उसे कहते हो, लेकिन धर्म को जीतने के लिए जो युद्ध किया गया वो धर्म युद्ध हो गया। महाभारत को आप देखें तो उसमें बहुत सारी गलत चीजें की जिनको आप नहीं मानते कि ये सही होगी। और श्री कृष्ण को लेकर ही श्री कृष्ण ने जितनी स्ट्रेटेजी तय की वो धर्म के रास्ते की तो नहीं है ना, लेकिन उसको एक लॉजिक दिया गया कि धर्म तक पहुंचने के रास्ते के लिए जरूरी है ये। तो जब आप कहते हैं ना कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आज वोट का इंप्रेशन पड़ना चाहिए। आदेश रावल जी मान लीजिए 10 साल बाद 20 साल बाद कांग्रेस की हिस्ट्री लिखेंगे या राहुल जी की हिस्ट्री लिखेंगे, तो उसमें 2 पेज से ज्यादा तो नहीं हो सकता वोट चोरी को। उसमें इतिहास में ये लिखेंगे ना कि राहुल गांधी अपने जमाने के सबसे फेल्योर नेता रहे। मतलब फैक्ट्स के हिसाब से, कमेंट के हिसाब से नहीं। आपने कितने चुनाव हारे हैं, 3 लगातार लोकसभा चुनाव हारे हैं, विधानसभा चुनावों की तो गिनती नहीं है, 40 है 50 है जो भी है, लेकिन वो सब हारे हैं। तो नेतृत्व क्या, और डेमोक्रेसी में तो नंबर काउंट्स करता ना। नरेंद्र मोदी क्यों चल रहे हैं? लालकृष्ण आडवाणी क्योंकि जीत रहे 2009 हैं। 2009 के बाद क्यों नहीं चले? तो नंबर है ना। नरेंद्र मोदी को आज चैलेंज क्यों नहीं कर सकते कोई? वो ऐसा नहीं है कि उनसे बड़े या उनसे समझदार नेता नहीं है, लेकिन आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो लगातार आपको जिता रहे हैं। तो फिर ये स्ट्रेटेजी, भाई पहला काम तो हमें जीतना है ना। आप ये कहें कि नहीं हम तो परसेप्शन बना रहे, परसेप्शन का, और परसेप्शन कोई, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वोट चोरी का आपने परसेप्शन बनाया क्या? बिहार में ये बन गया वोट चोरी का परसेप्शन? एसआईआर को लेकर कोई शिकायत नहीं हुई, बिहार में कोई आदमी सड़क पर उतरा नहीं, और अब तो चुनाव आयोग कह रहा देखिए 5% 8% वोट भी बढ़ गया, सब लोग भी हो गए, और एक भी सेंटर पर रीपोलिंग भी नहीं हुई है। तो मजबूत तरीके से चुनाव हो गया। और अब चुनाव हारने के बाद फिर आप कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर गिनने लगेंगे वोट, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए, राजनीति में सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं या आप हार रहे हैं। जी और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ठीक है, 5 साल में आप एक बार केंद्र सरकार में नहीं आ पा रहे हो, आपका थर्ड टर्म चला गया है। राज्य में तो हर हर राज्यों में, हर साल राज्यों में सरकारें बदलने का आपके पास अवसर है। और आप याद कीजिए कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के पीएम थे, तो बीजेपी के पास राज्यों में सरकारें थी। हाँ। उसके पास एक मजबूत संगठन था, वो लड़ रहे थे, वो सड़क पे थे। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 3 राज्यों में सरकारें हैं। और आपके पास बहुत बेहतर मौके हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पंजाब में आप रिपीट कर सकते हो, उत्तराखंड में आप आ सकते हो, गोवा में आप आ सकते हो, असम में आप आ सकते हो, जहाँ सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है अभी तक। और जहाँ आपका संगठन है, जहाँ आपका जनाधार है, जहाँ लोग आपको लाना चाहते हैं। गुजरात को खो दिया, लेकिन गुजरात जैसा हाँ, देश। लेकिन आप मध्य प्रदेश भी आ सकते थे, आप जी हरियाणा भी आ सकते थे, ठीक है? लेकिन वो सब इनके हाथ से इसलिए निकल रहा है विजय जी कि
इनको लग रहा है कि ये उसी 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी जो तकनीक है चुनाव लड़ने की, उसी पे काम करते हैं। कुछ परिवर्तन करना नहीं चाहते, कुछ ऐड ऑन करना नहीं चाहते, स्ट्रैटेजी चेंज करना नहीं चाहते, नई स्ट्रैटेजी अपनाना नहीं चाहते। तो इनकी विफलताओं के बहुत सारे कारण हैं। जब वो स्मारक बनेगा तो उसपे लिखे जाएँगे वो, कि नहीं, कितने लेकिन कारण थे। आप इसको यूँ समझाइए मुझे कि सोनिया जी को मैं देखता हूँ कि हुँ, वो जिस ज़माने में, जिस दौर में कांग्रेस में लौटी वापस, मतलब संगठन के तौर पर, वो सबसे अंधेरा वाला काल था कांग्रेस का। और उन्होंने उससे निकाल के 2-2 बार सरकार भी बना दी हुँ, और राज्यों में बहुत सरकारें बन गई। एक महिला, एक राजीव गांधी का भी बाद का जो हिस्सा, नरसिम्हा राव का हिस्सा, सीताराम केसरी का हिस्सा, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को खड़ा कर दिया, केंद्र में भी और राज्यों में भी। और जब से राहुल जी आए हैं तब से वो, उनके पास तो एक मजबूत थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल गया था ना, 2004 से 2014 तक आपके पास सरकार रही थी। उसके बाद भी आप उस लड़ाई को हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, तो इसको कैसे देखेंगे? और क्या अभी इस पे बिहार पे हम मान लें कि क्या बिहार गॉन केस हो गया है महागठबंधन की तरफ से? नहीं, मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ, दूसरा छोड़ दीजिए अभी, उसके बाद में ठीक आऊँगा। ठीक है, ये आप ना पूछा। आप डिफरेंस समझिए सोनिया गांधी की राजनीति का और राहुल गांधी की राजनीति का। सोनिया गांधी 98 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आती हैं। 2017 लगातार 19 साल तक वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहती हैं और इस बीच में 19 साल में 10 साल उनकी यूपी की सरकार रहती है, जिसमें वो उसकी चेयरपर्सन होती हैं। और फिर 2017 में राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं और 19 में इस्तीफा दे देते हैं और 19 में फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनती हैं और 2022 तक रहती हैं, यानी 19 और 3 22 साल। 22 साल सोनिया गांधी जो है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के रूप में रहती हैं और उसमें 10 साल उनके नेतृत्व में सरकार रहती है, जो भी केंद्र की सरकार। और राज्य बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए, असम में सरकार थी, हरियाणा में सरकार थी, महाराष्ट्र में सरकार थी। महाराष्ट्र में 15 साल, दिल्ली में 15 साल, हरियाणा में 10 साल असम में, उत्तराखंड में, गोवा में, मध्य प्रदेश नहीं आई, राजस्थान आई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ नहीं आई, हिमाचल आ गई, हिमाचल आ गई, पंजाब में थी। पंजाब में थी, तो ये सारे राज्य जो हैं, इवन आंध्र प्रदेश में थी, आंध्र प्रदेश में। वहाँ सारे सरकार थी, ठीक है? और तो केरला में थी। ये मैं अभी याद कर रहा हूँ, मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा था। लेकिन अब आता हूँ मैं मेन इश्यू पे। सोनिया गांधी के आस-पास कौन लोग थे? सोनिया गांधी के आस-पास थी अंबिका सोनी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, अ, जनार्दन द्विवेदी और मुकुल वासनिक। मतलब ये सारे वो लोग थे जो राजनीति में आए, चुनाव लड़े, यूथ कांग्रेस में रहे, लोकसभा लड़े, मुख्यमंत्री बने, नहीं बने। ये वो सब लोग थे जो जानते थे कि चुनाव जब लड़ा जाता है तो उसकी अहमियत क्या होती है और उसमें क्या-क्या किन-किन एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। जब आप घर बनाते हो तो उसमें क्या-क्या चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, सब पत्थर चाहिए, उनको सब पता था। अब आप आ जाओ राहुल गांधी की टीम के ऊपर। यूपीए के समय तक उनके जो सबसे व्यक्ति थे वो कनिष्क सिंह थे और यूपीए की सरकार जाने के बाद से उसमें कई चीज़ें ऐड हुई, कई चीज़ें गई। लेकिन मुझे आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जो राहुल गांधी का एडवाइज़र हो और जो सरपंच का चुनाव जीता हो। सरपंच की बात कर रहा हूँ विजय जी। एक व्यक्ति नहीं मिला मुझे आज तक। और ये लोग इतने प्रभावशाली हैं कि पूरी पार्टी ये चलाते हैं। जब पार्टी ये चलाए दूसरी एक और बात बताता हूँ आपको। यूपीए और राहुल गांधी के इन्हीं जो सिर पर सलाह रही है, जो कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और पता नहीं क्या-क्या है, इनको ये नहीं पता कि गाँव का सरपंच का चुनाव कैसे होता है और गाँव के सरपंच से लेके और खान मार्केट तक का सफ़र जो है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। ये ये जानते नहीं है उसको। तो इन इन लोगों ने ये बँटवारा पहले ही शुरू कर दिया और बाँट दिया गया कि सोनिया गांधी की कांग्रेस है, जो ओल्ड गार्ड्स हैं, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये जो नए लड़के डेवलप हुए यूथ कांग्रेस के समय से। और यूथ कांग्रेस को कैसे बर्बाद किया गया कि 2007 में सचिन राव कहा कि इससे नए घरों के बच्चे आएँगे। उसमें एक बड़ा तबका इनके खिलाफ था। और क्या हुआ
हुआ कुछ नहीं, नेताओं के बच्चे ही लाखों, करोड़ों, कई-कई करोड़ रुपए लगा के राज्यों के अध्यक्ष बनते गए और कुछ हासिल नहीं हुआ। यूथ कांग्रेस एक ऐसा संगठन था कांग्रेस पार्टी के पास कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी में हारी, उसके बाद उनको वापस सत्ता में लाने का कांग्रेस का हाथ था। राजीव गांधी के समय में राजीव गांधी की यूथ कांग्रेस की टीम है ना, यूथ लीडर हाँ, है मैं वही वैसी। कह रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ कि जो राजीव गांधी के समय में यूथ कांग्रेस में जो नए लड़के डेवलप हुए, वो सब बाद में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बने। यूथ कांग्रेस वो संगठन था कांग्रेस पार्टी का, और उसमें इसको हमेशा से कहता हूँ कि कांग्रेस तोप है, यूथ कांग्रेस बारूद था। और 2007 से उस बारूद को सिस्टमैटिकली, स्ट्रैटेजिकली खत्म करने की कोशिश की गई, और आज तोप खड़ी है म्यूजियम में, बारूद नहीं है। किसने किया ये? और 2007 में विजय जी जर्नलिज्म में आया था, उसी समय जब यूथ कांग्रेस और मुझे बाय चांस मुझे कवर करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी दी गई। अच्छा, तब सत्ता थी, सत्ता में नहीं, सत्ता में क्या होता है विजय जी, हम लोगों को स्पेस नहीं मिलता था क्योंकि हम बहुत जूनियर रिपोर्टर थे, और पत्रकार की जो दोस्ती होती है वो विपक्ष में होती है, सत्ता में नहीं हो पाती। तो 2014 तक मैंने यही यूथ कांग्रेस के लोगों को कवर किया, यूथ कांग्रेस आई कि क्या हो रहा है, कौन से चुनाव हो रहा है, कौन बन रहा है, कौन हार रहा है। तो किस तरीके से यूथ कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, ये वही जय जगत समूह है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो आज बारूद नहीं है पार्टी के पास, राहुल गांधी की कांग्रेस में बारूद नहीं है, सिर्फ तोप है, और उस तोप को अब जल्दी ही म्यूजियम में खड़ा कर लो, कि अब तो कुछ काम आएगी नहीं वो, कि सोनिया गांधी की कांग्रेस में और राहुल गांधी की कांग्रेस में। और सोनिया गांधी को मालूम है इस समूह के बारे में, इस जय जगत के बारे में, कि ये लोग क्या कर रहे हैं उनकी पार्टी के साथ में। प्रियंका गांधी को भी मालूम है। आज राहुल गांधी शायद मध्य प्रदेश गए हैं, हाँ, पचमढ़ी गए हुए, हाँ, पचमढ़ी में शायद कुछ, हाँ, वो क्या है, वो सचिन राव जी का ही कार्यक्रम है। अरे आज का दिन था, कल का दिन है, 2 दिन और प्रचार कर लेते, कम से कम तीन रैली आज करते, 3 रैली कल करते, 6 कैंडिडेट का भला होता, इसको बाद में रख लेते। तो ये फर्क है सोनिया गांधी जी की कांग्रेस में और राहुल गांधी की कांग्रेस में। वहां एक आदमी सरपंच का चुनाव जीता नहीं हुआ है, और उनके पास सब वो तुर्रम खाते जो यूथ कांग्रेस में लड़के झगड़ के। नेता क्या होता है? नेता संघर्ष से बनता है। कोई ये थोड़ी कि आप घर से निकले नेता बन गए, सफेद कुर्ता पहन लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, 4 कमांडो, नेता नहीं बनता आदमी। सालों का संघर्ष होता है, सालों का। वो जो धक्के खाता है ना, वो जो धक्के लगते हैं उसको मंच पे चढ़ने में, लाइन में लगने में, तब आदमी नेता बनता है। दरी बिछाने से नेता बनता है आदमी। यहाँ ऐसे नेता है राहुल गांधी जी के स्टाफ में कि जिनको कुछ नहीं पता, और इतनी एरोगेंस है, एक बात बताता हूँ आपको, इतनी एरोगेंस है कि अगर आप उनके खिलाफ बोल दो तो कहते हैं कि I'll send this bastard। बिना पावर के है ये। सोचो आप, जब पावर है तब क्या होगा, सोचिए आप जरा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारे रहते पावर नहीं आएगी, तो चिंता मत करो जब तक आप लोग हैं। 20 साल की स्ट्रैटेजी, 20 साल सेम स्ट्रैटेजी चल रही है। अहमद पटेल साहब का वो राज्यसभा वाला इलेक्शन मुझे याद आता है कि कैसे, मुझे भी याद है कांग्रेस ने रात को जीता था। तो वो लड़ाई, एक वो भी लड़ाई, बहुत मुश्किल चुनाव था वो, मुश्किल चुनाव, आपको याद होगा? मुझे याद है, मैंने काफी कुछ बोल दिया आज, इतना मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं, ठीक है। एक सवाल और कि जो लोग कहते हैं कि खड़गे साहब कहने के लिए अध्यक्ष हैं, चला तो राहुल गांधी जी रहे पार्टी, मतलब नेता तो वही है, तो फिर तो मान लीजिए वही है नेता, मतलब परिवार में परिवारवाद पे नहीं जा रहा, लेकिन राहुल गांधी नेता, तो फिर तो उनकी अपनी क्रेडेंशियल्स की बात है, नहीं है? नहीं, नेता राहुल गांधी ही हैं और अध्यक्ष खड़गे साहब भी हैं, लेकिन राहुल गांधी के बिहाफ पे पार्टी चलाते हैं वेणुगोपाल जी। आप सपोज करिए, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ जो मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आज रिपीट करना पड़ेगा।
अगर आप बाई चांस राहुल गांधी के पास मिलने के लिए चले गए, आप पहुंच गए वहां तक, बाई चांस अगर आप पहुंच गए, तो कहते हैं कि देखिए कांग्रेस कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब है, आप उनसे जाके मिलिए। तो ठीक है जी, उनसे उनके पास जाएंगे, मिलेंगे, वो कहेंगे, खड़गे साहब कहेंगे देखिए आप वेणुगोपाल के पास जाइए, आप उनसे मिलिए। फिर वेणुगोपाल के पास आए घूम के, फिर वेणुगोपाल से अगर मुलाकात, ये प्रोसेस आसान नहीं है कि आप कितने हो जाएगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए इसमें। तो अगर आप बाई चांस आप वापस वेणुगोपाल के पास पहुंच गए, तो वो कहेंगे देखिए मैं राहुल जी से बात करता हूँ। ये दुर्गति है कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। मैं इसको दुर्गति ही बोलूंगा, और सोच समझ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे मुंह से निकल गया। आप इतने अंदर से कांग्रेस को समझते हैं, तो क्या आपको लग रहा है, आखिरी सवाल के तौर पे, कि राहुल जी के नेतृत्व में, जो नेतृत्व मतलब ऑफिशियल है अनऑफिशियल जो भी है, उसके चलते हुए, उसके रहते हुए कांग्रेस का कुछ बहुत आगे आप भविष्य सुनहरा? नहीं विजय जी, ये सवाल आपका बहुत बड़ा सवाल है और बहुत गहरा सवाल है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग राजनीति में हैं वो उनकी कुंडली बड़ी तकड़ी होती है। इसके मैं आपको 2 उदाहरण दे देता हूँ। एक उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप का, जो 2020 में पूरी तरीके से हारे और 4 साल बाद उन्होंने वापसी कर दी, और वो आज वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है और हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा रखा है उन्होंने। और दूसरा उदाहरण है देवेंद्र फडणवीस का, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, उनके उनके इच्छा के विपरीत, और फिर 2024 में वो वापसी मारते हैं, सीएम बन जाते हैं। और कल कल भी देखा हमने कि अजित पवार के बेटे के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। ठीक है, तो राजनीति में ठीक है। कांग्रेस पार्टी को लेकर कौन कहता था कि 2024 के चुनाव में इनके 99 सीट आएंगी और बीजेपी 240 पे आ जाएगी, 400 पार का नारा था। तो हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे लगता है कि हमारी जो जनता है ना, वो बहुत समझदार है, वो कब क्या फैसला करेगी। मैं मतलब बेसिकली, मैं जो आपका सवाल है ना, मैं उसका जवाब ऐसे देना चाहता हूँ कि अ, हिंदुस्तान की राजनीति का प्रेडिक्शन इतना लंबा नहीं होता है। और रही राहुल गांधी की बात, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प भी नहीं है। ये ठीक और है। जिसको अगर जिसको आप मान रहे हैं वो नहीं है, पहले बोल देता हूँ, सवाल मत पूछिएगा। नहीं, चलिए आदेश, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और इतनी गहराई से कांग्रेस को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, और समझने के बाद बोलने वाले भी कम लोग हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने थैंक यू वक्त सर। निकाला।